नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। गाजा में जारी युद्ध के बीच भारतीय निर्माण श्रमिकों का पहला जत्था इजराइल के लिए रवाना हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्य अपने यहाँ के विश्वविद्यालय परिसरों में विविधता कार्यक्रमों को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर रहे हैं। अवमानना कार्रवाई मामले में कैट के आदेश के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कुल परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 1 बिलियन टन को पार कर गया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। भारत की ओर से यह प्रतिक्रिया चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदलने के बाद आई है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानते हुए इस पर अपना दावा करता रहा है। सबसे पहले भारत चीन सीमा विवाद को समझते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC दोनों देशों के बीच विभाजन रेखा है। हालांकि भारत और चीन के बीच सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति आधारित LAC भी नहीं है। भारत के अनुसार LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर है, जबकि चीन इसे लगभग 2000 किलोमीटर लंबा ही मानता है। LAC को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। पहला वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख। भारत 1865 में निर्धारित जॉनसन लाइन को सीमा मानता है, वहीं चीन 1893 में निर्धारित मैकडॉनल्ड लाइन को वास्तविक सीमा मानता है। दूसरा है मिडिल सेक्टर, यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच पड़ता है। इस सेक्टर में मामूली सीमा विवाद है। और तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर, यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच का क्षेत्र। चीन ये दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्षेत्र में LAC 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान निर्धारित की गई मैकमोहन रेखा को इंगित करती है। इस सम्मेलन में ब्रिटिश भारत, चीन और तिब्बत शामिल हुए थे। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार आई तो उसने पूर्व में उसके साथ किए गए विविध अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को असमान या भेदभावपूर्ण बताया और इन्हें मानने से अस्वीकार कर दिया। दोनों देशों के बीच प्रमुख विवाद समाधान पहलों में शामिल है 1993 का LAC पर शांति और स्थिरता के रखरखाव पर समझौता, 1996 का LAC पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता और 2013 का सीमा रक्षा सहयोग समझौता। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। गाजा में जारी युद्ध के बीच भारतीय निर्माण श्रमिकों का पहला जत्था इजराइल के लिए रवाना हुआ। NSDC इंटरनेशनल भारतीय श्रमिकों को इजराइल भेजने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इन श्रमिकों को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G समझौते के तहत भेजा जा रहा है। NSDC इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल एक गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसमें भारत सरकार की 49% शेयरधारिता है। निर्माण श्रमिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेजना नैतिकता संबंधी सवाल उत्पन्न करता है। ये इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि भारत सरकार ने कुछ समय पहले भारतीयों को इजराइल से निकलकर किसी अन्य सुरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए परामर्श किया था। आइए अब युद्धग्रस्त क्षेत्र में श्रमिकों को भेजने पर उठे नैतिकता से संबंधित मुद्दों को समझते हैं। इनमें से पहला है जीवन बनाम आजीविका से संबंधित मुद्दा। दरअसल इजराइल भेजे जा रहे अधिकतर श्रमिक अत्यंत पिछड़े वर्गों से हैं। भारत की तुलना में इजराइल में अधिक मजदूरी के लालच में वे अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरा मुद्दा है श्रमिकों का शोषण। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि इजराइल में दूसरे देशों से आए श्रमिकों के साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता है। और तीसरा मुद्दा है नैतिक दुविधा यानी मॉरल डायलेमा। युद्ध की हिंसा और पीड़ा के भय में रहने से श्रमिकों को मानसिक आघात का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें हिंसा और पीड़ा से ग्रस्त किसी व्यक्ति की मदद करने या उसकी सूचना सरकार को देने में से कोई एक विकल्प चुनने की दुविधा का भी सामना करना पड़ सकता है।
अब समझते हैं इजराइल में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में। इनमें से पहला है इजराइल में विशिष्ट श्रम बाजार क्षेत्रों में श्रमिकों के अस्थायी नियोजन की सुविधा पर फ्रेमवर्क समझौता। यह समझौता भारत से इजराइल जाने वाले निर्माण श्रमिकों और देखभाल कर्मियों के नियोजन के लिए किया गया है। इस समझौते के अनुसार श्रमिक अधिकारों के मामले में भारतीय श्रमिकों को इजरायल नागरिकों के समान माना जाएगा और भारतीय श्रमिकों को समुचित आवास, चिकित्सा बीमा और आवश्यक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ साथ कानून के अनुसार पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरी मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्य अपने यहाँ के विश्वविद्यालय परिसरों में विविधता कार्यक्रमों को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर रहे हैं। इससे पहले विविधता, समानता और समावेशन यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन कार्यक्रमों के तहत कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने असमानताओं को समाप्त करने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों पर विशेष ध्यान दिया था। हालांकि जून 2023 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रवेश में नस्ल आधारित एफर्मेटिव एक्शन पर रोक लगा दी थी। एफर्मेटिव एक्शन से तात्पर्य सकारात्मक कार्रवाई या पक्षपात से होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐतिहासिक नस्लीय भेदभाव का सामना करने वाले सामाजिक समूहों का शिक्षा, रोजगार आदि में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एफर्मेटिव एक्शन जैसे उपाय किए गए थे। भारत में आरक्षण एफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का शिक्षा, नौकरियों, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाता है। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए भारत और अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शंस की तुलना करते हैं और इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। पहला है संवैधानिक व्यवस्था। भारत में संविधान स्पष्ट रूप से एफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन की अनुमति देने के लिए 14वें संशोधन के समान संरक्षण खंड की व्याख्या की गई है। अगर प्रावधानों की बात करें तो भारत में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) आदि राज्य को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 1961 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से शुरू हुआ था। बाद में इसे कानूनी समर्थन देने के लिए 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत में संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से जिन्हें अछूत समझा जाता था उनके साथ किए जा रहे भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना है। अगर लक्षित समूहों की बात करें तो भारत में लक्षित समूह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जबकि अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक और एशियाई अमेरिकी लक्षित समूह का हिस्सा है। भारत में एफर्मेटिव एक्शंस कोटा प्रणाली के आधार पर लिए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ये विविधता, समानता और समावेशन कार्यक्रमों पर आधारित होते हैं। अंत में आरक्षण के लिए ऊपरी सीमा की बात करते हैं। भारत में इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाति आधारित आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई थी। वहीं अमेरिका में इसकी कोई ऊपरी कानूनी सीमा नहीं है। बढ़ते हैं चौथी मुख्य खबर की तरफ। अवमानना कार्रवाई मामले में कैट के आदेश के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत अवमानना अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके कोई आदेश पारित करता है तो उस आदेश के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं। सबसे पहले समझते हैं भारत में अधिकरण प्रणाली के बारे में। ये अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। इनके उद्देश्य न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ कम करना और तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता के आधार पर न्याय निर्णय सुनिश्चित करना है। संविधान में उपबंध की बात करें तो अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का और अनुच्छेद 323B में अन्य मामलों के लिए अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 323A में केवल संसद को प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 323B के तहत राज्य विधानमंडल को अपने राज्य के लिए अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स के आदेशों के खिलाफ की गई अपीलों के बारे में।
टी सुधाकर प्रसाद बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 2001 मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि अवमानना अधिकार क्षेत्र अधिकरण का अनन्य प्रयोग वाला अधिकार है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि भले ही हाईकोर्ट कैट के अन्य आदेशों के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 17 अवमानना के तहत कैट के आदेश के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। इसका अर्थ है कि कैट के सामान्य आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन अवमानना मामले में कैट के आदेश के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। इससे पहले एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में अधिकरण के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बहाल किया गया था। खबर के आखिर में एक नजर डालते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के ऊपर। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में अनुच्छेद 323A को जोड़कर प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसी प्रावधान के तहत CAT की स्थापना की गई है। यह संघ के या अन्य सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरणों में लोक सेवाओं और अन्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्त कर्मियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों व शिकायतों का निपटान करता है। रुख करते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कुल परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। वर्तमान में MORTH यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 3 अलग अलग तरीकों से अपनी परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करता है। पहला तरीका है टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी TOT। सार्वजनिक वित्त पोषण से निर्मित चुनिंदा परिचालन रथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए शुल्क संग्रह का अधिकार रियायत ग्राही या कंसेशनायर को सौंपा जाता है। रियायत ग्राही इसके बदले में NHAI को एक मुश्त अग्रिम राशि का भुगतान करता है। परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी रियायत ग्राही पर होती है। दूसरा तरीका है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इन्वेट्स। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह निवेश योजनाएं हैं। व्यक्ति और संस्थागत निवेशक इन्वेट्स के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है प्रतिभूतिकरण। इसमें कुछ प्रकार की परिसंपत्तियों का इस तरह चयन किया जाता है कि उन्हें ब्याज भुगतान वाली प्रतिभूतियों के रूप में फिर से जारी किया जा सके। परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण का विचार पहली बार साल 2012 में अर्थशास्त्री विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाया था। परिसंपत्ति मुद्रीकरण दरअसल सरकार द्वारा राजस्व के नए स्रोत सृजित करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक उपयोग नहीं की गई या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का निर्धारण करके उन्हें सीमित अवधि के लिए निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है। इस प्रक्रिया को परिसंपत्ति या पूंजी पुनर्चक्रण यानी एसेट और कैपिटल रिसाइकलिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह निजीकरण नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुद्रीकरण में परिसंपत्ति का स्वामित्व सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के पास ही बना रहता है। इसका उद्देश्य अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश का अधिकतम मूल्य प्राप्त करना और अवसंरचना के संचालन और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की दक्षता का उपयोग करना है। वित्त वर्ष 2022 से 2025 के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP पहल शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 1 बिलियन टन को पार कर गया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में अब तक का सर्वाधिक कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन हुआ है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने बताया कि अनुकूल सरकारी नीतियों के कारण पिछले 10 वर्षों में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में 70% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए अब कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में हुई उपलब्धि के महत्व को समझते हैं। भारत में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी, साल 2025-26 तक विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के आयात पर निर्भरता समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
भारत में कोयला क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत के पास कोयले का 5वां सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार है। भारत दुनिया भर में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में कुल कोयला उत्पादन में इसकी 70% हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में यानी जनवरी 2024 तक 217.75 मिलियन टन कोयले का आयात किया था। इस आयात में नॉन कोकिंग कोयले का हिस्सा लगभग 77% था। भारत में कोयला क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां भी विद्यमान है। कोयला खान वाले क्षेत्रों में बेमौसम और अधिक वर्षा से उत्पादन प्रभावित होता है। विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण भी कोयला उत्पादन प्रभावित होता है। कोयला क्षेत्र को लगातार श्रम या औद्योगिक संबंधों से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कोयला खनन में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में भी कई चुनौतियां आती रहती हैं। भारत में निम्न गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन होता है। इसमें ऐश और सल्फर की मात्रा अधिक होती है। कोयला खनन प्रक्रिया में पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से कम कोयला निकाला जाता है। कोयला निकालने की उच्च लागत आती है और खानों में दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में कोयला क्षेत्र में कुछ सुधार किए गए हैं, जैसे कि कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम 2015। इसका उद्देश्य नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 की बात करें तो इसमें पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा यानी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज PL कम ML संयुक्त रूप से दिया जाता है। एक अन्य कदम है कैप्टिव माइनिंग व्यवस्था को समाप्त करना। ये कदम वाणिज्यिक खनन को बढ़ावा देने और अधिशेष उत्पादन की बिक्री की अनुमति देने के लिए उठाया गया है। कैप्टिव माइनिंग व्यवस्था में कंपनी को उत्पादित कोयला केवल अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करना होता था, वे इसे बेच नहीं सकते थे। इसके अलावा सिंगल विंडो मंजूरी की सुविधा प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य कोयला खदानों से उत्पादन को चालू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारी आज की व्यक्तित्व है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। हाल ही में रुक्मिणी देवी अरुणडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इनका जन्म मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, साथ ही थियोसॉफिकल आंदोलन की सक्रिय सदस्य थी। उन्हें भरतनाट्यम के पुनरुत्थान को उत्प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। इससे पहले भरतनाट्यम को मंदिर नर्तकियों तक ही सीमित माना जाता था और समाज में इसे हेय दृष्टि से देखा जाता था। वे कला क्षेत्र फाउंडेशन मद्रास की संस्थापिका थी। इसका उद्देश्य युवाओं को कला की सच्ची भावना प्रदान करना था। उन्होंने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को अधिनियमित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे 1952 में राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला थीं। उन्हें 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। हम रुक्मिणी देवी अरुणडेल जी से करुणा, अहिंसा, तर्कवाद आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में चलिए बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। नेपाल की संघीय संसद के निचले सदन ने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक चार्टर का अनुसमर्थन किया है। भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ EU समूह के अधिकारियों ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता आरंभ करने हेतु बैठक की। ये पूर्व सोवियत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। कच्चातीवू द्वीप एक बार फिर से भारत में बहस का मुद्दा बना हुआ है। ये द्वीप भारत श्रीलंका के बीच मछुआरों के मुद्दे पर विवाद का विषय रहा है। कच्चातीवू द्वीप रामेश्वरम भारत के उत्तर पूर्व में और जाफना श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। संयुक्त मीडिया जांच में हाल के वर्षों में अमेरिकी राजनयिकों द्वारा अनुभव किए गए रहस्यमयी हवाना सिंड्रोम के लिए रूसी खुफिया यूनिट को जिम्मेदार ठहराया गया है। यह सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लक्षणों के समूह को कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी पहचान पत्र को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। इस अभ्यास में वायुसेना के सभी प्रमुख लड़ाकू विमानों और आधुनिक हेलीकॉप्टर्स द्वारा अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति का एक शैलो फेक वीडियो वायरल हुआ है। शैलो फेक के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की बजाय किसी पारंपरिक और वहनीय तकनीक से किसी व्यक्ति की तस्वीर, वीडियो एवं वॉइस क्लिप को एडिट करके अलग रूप में दर्शाया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में पारादीप पत्तन सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग वाले महापत्तन के रूप में उभरा है। इस मामले में वह कांडला पत्तन से आगे निकल गया है। ये ओडिशा में स्थित है। ये स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर चालू किया गया पहला महापत्तन था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।